अब ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट की बात करें तो इन केस के पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया तो एक्रोमेगाली हो जाएगी और गैंटिज्म हो जाएगी। उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है ना ग्रोथ इनहिबिटर्स देंगे, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर मीन सोमैटोस्टैटिन एनालॉग। सोमैटोस्टैटिन अभी पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज को नहीं, ग्रोथ हार्मोन को एक वो एंटागोनाइज करता है। तो उसके हम क्या देंगे जो है ना उसके एनालॉग्स हैं ऑट्रियोटाइड और लैनरियोटाइड, ये देंगे। अब जो है ना इसको सिर्फ एक्रोमेगाली के ट्रीट करने के लिए नहीं देंगे, इसके अलावा भी अगर ग्लूकागोनोमा है, हाइपर उसको पेशेंट को गैस्ट्रिनोमा है, कार्सिनोमा है, कार्सिनॉइड है, गैस्ट्रिनोमा है और इसके अलावा कुछ और भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स उन्हें देंगे। अब इनमें क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो सोमैटोस्टैटिन है ये ना सिर्फ जीएच के रिलीज़ को इनहिबिट करता है बल्कि ये इंसुलिन के रिलीज़ को, ग्लूकागॉन के रिलीज़ को भी और इस तरह गैस्ट्रिन के रिलीज़ को भी इनहिबिट करता है। और गैस्ट्रिनोमा में क्या होता है कि गैस्ट्रिन का रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इसके बाद D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ब्रोमोक्रिप्टन जैसे हमने पढ़े थे, पार्किंसनिज्म में हमने पढ़े थे, तो ये एगोनिस्ट हम देंगे। ये एगोनिस्ट जो है ना ये ना सिर्फ प्रोलैक्टिन रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं बल्कि उसके साथ जीएच रिलीज़ को भी टू सम एक्सटेंट जो है ना इनहिबिट कर रहे होते हैं। इस वजह से हम देते हैं ताकि जो है ना जीएच का जो इफेक्ट है वो एंटागोनाइज हो जाए। इसके बाद पेग्विसोमेंट है, पेग्विसोमेंट एक रिसेप्टर पे एंटागोनाइज करता है। ये सोमैटोस्टैटिन के एनालॉग से ये रिलीज़ को इनहिबिट कर रहे थे, D2 भी रिलीज़ को इनहिबिट कर रहे थे, जबकि पेग्विसोमेंट जो है ना रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है। ठीक है, एक्रोमेगाली का ट्रीटमेंट में देंगे। और जो है ना इसका मैकेनिज़्म क्या होता है कि ये जो है ना एक इसके ये म्यूटेटेड जीएच होता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो जीएच रिसेप्टर्स हैं उनका क्रॉस लिंक नहीं कर सकता और उसमें कन्फर्मेशन चेंज नहीं आती, क्रॉस लिंक कर लेता है लेकिन उसमें कन्फर्मेशन चेंज नहीं आती, उसकी वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता। हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है ना कि जो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं उनके ऊपर आके लिगेंड बाइंड करता है और जो है ना उसके क्या होता है डायमराइजेशन होती है, यहाँ पे ना उसमें ऐसा होता है कन्फर्मेशन चेंज होता है। इसकी वजह से सेलुलर कास्केड जैसे हमने डैग सिग्नलिंग पढ़ी थी, जी प्रोटीन कपल पढ़े थे, तो उनके ज़रिए जो है रिसेप्टर्स फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो क्रॉस लिंक तो करेगा रिसेप्टर्स को लेकिन उसमें क्रॉस कन्फर्मेशन चेंज नहीं आएगी जिसकी वजह से वो एक्टिवेट नहीं होंगे। अब इसके बाद जो है FSH और LH है एंड देयर एनालॉग्स। अब इससे इनके क्लिनिकल यूजेस को पढ़ने से पहले नॉर्मली हमें इनका पता होना चाहिए कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। FSH के मेल्स में क्या है, फीमेल्स के क्या है, इसी तरह LH के मेल्स और फीमेल्स में क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अब जो FSH है वो फीमेल्स में हमें पता है पड़ा कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है, ठीक है, और मेल में क्या कराएगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कराता है, ठीक है, मेल्स में। और LH का क्या है कि ये जो है ना एक तो ओव्यूलेशन की इंडक्शन कराता है फीमेल्स में, और मेल्स में जो है ना एंड्रोजन टेस्टिकल से जो एंड्रोजन रिलीज़ हो रहा था उनकी प्रोडक्शन कराता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था LH का और ये जो है ना FSH का, ठीक है। अब इसके जो है ना इफ़ेक्ट्स के बाद हम देख लेते हैं इनके क्लिनिकल यूजेस। तो अब हम ये सोचने की बात है कि हम FSH और LH क्यों देंगे। अगर कोई ऐसी फ़ीमेल है जिसकी ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, एनओव्यूलेटरी साइकिल उसका चल रहा है या इनफर्टाइल है वो इस वजह से क्योंकि उसकी ओव्यूलेशन नहीं होती, तो उसमें देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेल्स हैं, इनफर्टाइल मेल्स हैं, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रही, उनमें हम देंगे, ठीक है। तो इनको या तो इनके एनालॉग्स यूज़ किया जाता है या FSH और LH को कंबाइंड भी यूज़ किया जाता है। इनफर्टाइल मैन में स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करने के लिए और एनओव्यूलेटरी वुमेन में ओव्यूलेशन के इंडक्शन के लिए, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की। जो ओव्यूलेशन इंडक्शन होती है ना, ओव्यूलेशन इंडक्शन में हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो ये है कि जो है ना जो इंसेमिनेशन करानी है, हमने फर्टिलाइजेशन करानी है, वो हमने प्रॉपर करानी है कि एक ओवा के साथ एक स्पर्म मिले और जो है ना एक जाइगोट बने, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है ना हमारी एक दो ओवा ज़्यादा बन जाए और वो ज़्यादा ही फर्टिलाइज हो जाएंगे और मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाएं, ठीक है। इस वजह से हमने सक्सेसफुल इंसेमिनेशन करानी होती है और जो है ना
ये है कि रिट्राइवल ऑफ द मेच्योर ओवोसाइट, कि मेच्योर ओवोसाइट एक तो फर्टिलाइज हो गया, हमने इंसेमिनेशन करा दी, उसके बाद हम क्या करते हैं जो एक्स्ट्रा मेच्योर ओवोसाइट रिलीज़ हो गए होते हैं उनको हम रिट्राइव कर देते हैं दोबारा, जो है ना हम उसको वापस ओवरी में जो है ना रिट्राइव कर देते हैं। इस वजह से जो है ना दो इम्पॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उससे हम बच जाते हैं। एक तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी से बच जाते हैं और दूसरा जो है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम से बच जाते हैं। ठीक है, सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि ओवरी जो है ना ओवरीज इनलार्ज हो जाती है। ओवरीज इनलार्ज क्यों होंगी? क्योंकि FSH बहुत ज़्यादा जब आएंगे ना तो उधर से ओवम भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होगी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होंगी और जब ज़्यादा स्टिमुलेट होगी ओवरी तो उसकी वजह से जो है ना ओवरीज का साइज़ बढ़ जाएगा, ओवेरियन इलार्जमेंट हो जाएगी। इसका हाइपोवोलीमिया भी होता है इस हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में। ठीक है, अब इसमें जो है ना ये बेसिक स्टेप्स बताए हुए हैं कि कैसे कैसे हमने, अगर हमारे पास एक गायनी डॉक्टर के पास अगर आती है एक फीमेल के उसको ओव्यूलेशन नहीं हो रही, उसकी मैच्योर ओवा नहीं रिलीज़ हो रहा है, ओव्यूलेशन की इंडक्शन करानी, तो क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए जो है ना हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमने करना होगा वो जो एंडोजीनियस प्रोडक्शन हो रही है ना ग्रोथ हार्मोन की, उसको हमने सॉरी गोनाडोट्रोपिन हम पढ़ रहे हैं, नहीं सॉरी ग्रोथ हार्मोन है, सॉरी मेरा माइंड मिक्स हो गया। जो है ना माइंड पीछे वाला चल रहा था। हम गोनाडोट्रोपिन्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो एंडोजेनस प्रोडक्शन हो रही है गोनाडोट्रोपिन की, हम उसको इनहिबिट कर देंगे ताकि वो मसला क्रिएट ना करें। हम बाहर से जो एनालॉग्स दें वो जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करें, अंदर वाले जो है ना कोई मसला हमारे काम में ना करें। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एंडोजीनियस जो प्रोडक्शन है उसको हम इनहिबिट कर देंगे। कैसे देंगे? या तो GnRH ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एगोनिस्ट देंगे या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंटागोनिस्ट देंगे। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एगोनिस्ट क्या करेगा, वो इनिशियली जो है ना FSH-LH के लेवल को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो है ना वो फीडबैक जो है ना जब वो उनका लेवल प्लाज्मा में या सीरम में बढ़ेगा तो वो फीडबैक के जरिए जो है ना अपने गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को, रिलीजिंग हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस में जाके इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, हमने ये फीडबैक इनहिबिशन पढ़ी हुई है। दूसरा ये है कि एंटागोनिज्म देंगे। एंटागोनिस्ट क्या करें, डायरेक्टली जो है ना उसको एंटागोनाइज कर देंगे या फिर जो है ना रिसेप्टर पे जाके एक्ट करके या उसके रिलीज को इनहिबिट कर देंगे, हमने जैसे पीछे पढ़ा। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा कि फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, सेकंड फेज़ में LH सर्ज जाती है और ना ओव्यूलेशन इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, फ़ीमेल को फोलियोट्रोपिन देंगे ओवर 5 to 12 डेज़, सबक्यूटेनियसली उसको ना इंजेक्ट करेंगे। 5 से 12 दिन तक हम जो है ना FSH का एनालॉग फोलियोट्रोपिन देंगे। ठीक है, ताकि उसके जो है ना फॉलिकल्स डेवलप हो जाएं। फॉलिकल्स जब उसके डेवलप 5 से 12 दिन तक लगेंगे उसको डेवलप होने में, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो है ना HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो कि LH के एनालॉग है, उसका हम जो है ना इंजेक्शन देंगे। सब उसका इंजेक्शन देंगे तो क्या होगी, ओव्यूलेशन इंडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह हमने प्रोसीड करना है। पहले एंडोजीनियस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, रिलीजिंग हार्मोन्स को इनहिबिट करना है ताकि वो हमारे काम में कोई मसला क्रिएट ना करे। फिर बाहर से 5 से 12 दिन तक जो है ना सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करना है फोलियोट्रोपिन जो कि FSH के एनालॉग है, इससे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी। फिर उसके बाद जो है ना ओव्यूलेशन इंडक्शन करानी HCG जो कि LH का एनालॉग है, उसके इंजेक्शन दे के। इसके बाद है मेनोट्रोपिन्स। ये सारे गोनाडोट्रोपिन के एनालॉग्स बताए हुए। तो मेनोट्रोपिन क्या है, ये मिक्सचर है FSH का भी LH का भी, दोनों ये प्योर मिक्सचर है। उन पेशेंट्स, वो जो फीमेल्स जो कि पोस्ट मेनोपॉजल में चली गई हैं, लाइक मेनोपॉज उनका हो गया है, तो उनके यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया है ये, क्योंकि ऐसी फीमेल्स में जो है ना FSH-LH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि उसको इनहिबिट करने वाला कोई नहीं होता। ओवेरियन स्टीरॉयड और जेनेसिस जो है ना इनहिबिट हो गई होती है, जिसकी वजह से जो ओवरीज के हार्मोन है वो जो है ना सिंथेसाइज ही नहीं होते और FSH-LH में खाम फिरते रहते हैं ब्लड में। ठीक है, मेनोट्रोपिन्स हैं जो LH FSH का मिक्सचर है। FSH और उसके एनालॉग्स हैं, इसमें यूरोफोलियोट्रोपिन है प्यूरिफाइड मिक्सचर, ये भी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल से एक्सट्रैक्ट किया गया। फोलियोट्रोपिन अल्फा बीटा, ये जो है ना रिकम्बिनेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, और एक प्योरीफाइड फॉर्म है, एक रिकम्बिनेंट फॉर्म है। इसके बाद LH के एनालॉग है वो HCG है, ये भी प्योरीफाइड जो है ना यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया। इसके अलावा लूट्रोपिन है, लूट्रोपिन जो है ना रिकम्बिनेंट फॉर्म है। इसके बाद जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड इट्स एनालॉग्स। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ग्रोथ हार्मोन पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन के एंटागोनिस्ट पढ़े, उसके एनालॉग्स पढ़े। इसके बाद गोनाडोट्रोपिन्स पढ़े जो FSH है, LH था, और उसके एनालॉग्स पढ़े। अब है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आ रहा है। ठीक है, उसका हमने पढ़ना है।
उसके एनालॉग्स पढ़ने हैं। उनके एनालॉग्स में लिप्रोलाइड है जो फर्स्ट सिंथेसाइज किया गया था, सिंथेटिक पेप्टाइड है। इसके अलावा गुजरैलिन है, हिस्ट्रेलिन है, नेफेरेलिन है और ट्रिप्टोरेलिन, इन सब में रेलिन आ रहा है। जबकि गोनाडोट्रोपिन एंटागोनिस्ट में याद रखना अपने रेलिक्स है, इसमें रेलिक्स है और इसमें जो है ना रेलिन है। तो बाकी तो आप लोगों को याद हो जाएगी, जैसे गुज, हिस्ट, नेफा और ट्रिप्टो, और इसमें जो है ना गैनी, सीटो और डेगा। ठीक है, आगे रेलिक्स लगा दें, इधर जो है ना रेलिन लगा दें। तो ये जो GnRH एगोनिस्ट हैं ये कैसे वर्क करते हैं, ये जो है ना एनालॉग्स हम देते हैं, ये क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन रिलीज़ को जो है ना इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन के ज़रिए। जो इसके रिसेप्टर्स पड़े हुए होंगे ना पिट्यूटरी सेल्स में, पिट्यूटरी में जो इसके रिसेप्टर पड़े होंगे उनको डाउन रेगुलेट करेंगे, जिसकी वजह से जो है ना ये इनका गोनाडोट्रोपिन जो है ना रिलीज़ नहीं होंगे। ठीक है, अब इनको इनकी क्लिनिकल यूजेस क्या है, इनको किन पेशेंट्स में देंगे। ऐसे पेशेंट्स फीमेल्स जिनमें गायनेकोलॉजिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है या यूटेराइन लियोमायोटोमा है, लियोमायोमेटा है, लाइक उसको कैंसर वगैरह हो रहा है। ठीक है, यूट्रस का। इसके बाद जो है ना मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर हो गया है, उसमें देंगे। या फिर ना अर्ली प्यूबर्टल ट्रांसजेंडर एडोलसेंट्स